इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं। इसी टॉपिक को इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन भी बोला जा सकता है। मतलब कंसंट्रेशन को चेंज करने पर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन को बदलने पर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है। मतलब कंसंट्रेशन बदलने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज या इंक्रीज होती है, क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज इंक्रीज होती है, क्या होता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी, तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना है हमें, अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर देते हैं तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसको हमने क्या किया, डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसका डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, सिंपली हमें ये ध्यान रखना है डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है। डाइल्यूशन का मतलब है सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना, मतलब उसमें हमने सॉल्वेंट के अमाउंट को बढ़ा दिया, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया, मतलब उसका डाइल्यूशन हो गया। तो डाइल्यूशन हो गया तो कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अगर डिक्रीज होगा तो कंडक्टिविटी कप्पा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी कप्पा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। पहली बात। सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी के लिए भी देखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या बोला जाता है, इफ वी डिक्रीज कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, मतलब डाइल्यूशन बढ़ाते हैं। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। दोनों में डिफरेंस समझना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यहाँ पर कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। अब ये क्यों होता है, इसको समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम कंडक्टिविटी के लिए देखते हैं। तो कंडक्टिविटी, हमने स्टार्टिंग में कंडक्टिविटी जब पढ़ा है तो मैंने बताया था कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं, उनकी जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी होती है। ठीक, अब सपोज हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस इन यूनिट वॉल्यूम। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट थे वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। अब जैसे नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हुए तो जो कंडक्टेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज, और यूनिट वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो क्या ध्यान रखना है, कंडक्टिविटी के केस में ध्यान रखना है, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज करेंगे या इसे ही बोल सकते हैं डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग टाइप का हो चाहे वीक टाइप का हो। क्यों, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, कंसंट्रेशन डिक्रीज होने के साथ। ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अब मोलर कंडक्टिविटी किस तरीके से वेरी करती है उसको समझ लेते हैं। तो सिंपली ध्यान दो इधर, ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। सिंपली देखो, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन मोलरिटी इनटू 1000। ठीक, यहाँ पे देखो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, क्या पता चल रहा है, जो मोलर कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलरिटी के। मोलरिटी मतलब कंसंट्रेशन हो गया एक तरीके से। मोलरिटी मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो देखो इधर, अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहे हैं
इफ वी डिक्रीज कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूशन इंक्रीज हो गया। डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हम जानते हैं वॉल्यूम बढ़ने पे मोलरिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो मोलरिटी डिक्रीज हो जाएगी, और मोलरिटी डिक्रीज होगी तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो मोलरिटी डिक्रीज हुई तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसलिए हम बोल रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन कम करने पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये जो इंक्रीज होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग तरीके से होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर भी देखेंगे, और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन के साथ किस तरीके से वेरी होती है ये देखते हैं। हमें ये तो पता चल गया कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होने वाली है, पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो इंक्रीजमेंट किस तरीके से होता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो इंक्रीमेंट किस तरीके से होता है ये देखना है। सबसे पहले किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सभी कंसंट्रेशन पर 100% आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ आयंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब जब कंसंट्रेशन की वैल्यू मिनिमम 0 हो जाएगी तब भी नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे, और जब कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगी तब भी नंबर ऑफ आयंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सभी कंसंट्रेशन पर 100% आयोनाइज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम रहेंगे चाहे कंसंट्रेशन डिक्रीज करो या इंक्रीज करो। ठीक है, पर जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हैं, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब जब अट्रैक्शन फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ आयंस। ठीक है, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो आयंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, डाइल्यूशन बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो आयंस दूर दूर होंगे, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो वर्क कर रहे थे वो कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होने लगेंगे। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज होंगे तो आयंस की स्पीड बढ़ जाएगी। उस आयन की स्पीड बढ़ने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, धीरे धीरे इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि ओनली स्पीड बढ़ी है, नंबर ऑफ आयंस तो क्या है, सेम। ठीक है, तो स्पीड बढ़ने की वजह से कंडक्टिविटी की वैल्यू मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज तो होती है पर ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। अगर यहाँ पे ठीक है ग्राफ देखा जाए स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन में और मोलर कंडक्टिविटी में, तो ये ग्राफ इस तरीके का मिलता है। ये ग्राफ जो है इस तरीके से मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या ध्यान रखना है, डाइल्यूशन बढ़ाने पे या कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पे आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, उस वजह से स्पीड बढ़ने से हल्की सी मोलर कंडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वेरिएशन इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद कंसंट्रेशन या विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के साथ में वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में कैसा वेरिएशन होता है। देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है, ये हम जानते हैं, हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा है जो इजीली आयोनाइज नहीं होते हैं। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करना, और जैसे ही डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इनका आयोनाइजेशन भी क्या होने लगेगा, आयोनाइजेशन बोल लो या डिसोसिएशन बोल लो, ये क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। हमने मोस्ट वाइल डाइल्यूशन लो पढ़ा है,
वो क्या बोलता था, कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूशन की डिक्रीज करोगे मतलब डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो आयोनाइजेशन की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन इंक्रीज होने पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने लगेगी। नंबर ऑफ आयंस जैसे इंक्रीज होंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। अब जैसे ही हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते करते ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन पर पहुंच जाएंगे। जीरो कंसंट्रेशन मतलब बोल सकते हैं हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल सकते हैं उसको। जीरो कंसंट्रेशन होने का मतलब क्या होगा, डाइल्यूशन क्या हो गया, मैक्सिमम, मतलब इनफाइनाइट उसको बोल सकते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे नंबर ऑफ आयंस की वैल्यू अचानक से क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो मैक्सिमम या 100% आयोनाइज हो जाएगा। तो अचानक से ही जब ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन हो गई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, तो उस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अचानक से नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी उसकी वैल्यू अचानक से बहुत ही शार्प तरीके से इंक्रीज हो जाती है। इसके लिए अगर ग्राफ हम देखते हैं तो ये ग्राफ इस तरीके से मिलता है, कंसंट्रेशन के स्क्वायर रूट में और मोलर कंडक्टिविटी में, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो पहले तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी, जैसे ही एकदम से, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ तो नंबर ऑफ आयंस अचानक बढ़ गए और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू अचानक से क्या हो जाएगी, तेजी से इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप का ग्राफ किसके लिए मिलता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक टर्म है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, क्या होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, देखो इधर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब जब हमने कंसंट्रेशन को बहुत ही कम कर दिया, ठीक है, उसको बोल सकते हो ऑलमोस्ट जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अमाउंट में हमने क्या कर दिया, सॉल्वेंट ऐड कर दिया, उसको क्या बोलेंगे हम, जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, उस सिचुएशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे ही क्या बोला जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और उससे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट से, या फिर कैप एम नोट से, या फिर ई एम नोट्स। ठीक है, ये सब किसके रिप्रेजेंटेशन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के, लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम नोट, ई एम नोट। ठीक है, इन सब तरीके से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट कर सकते हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी, ये ध्यान रखना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या समझना है, जब उसमें इतना ज्यादा सॉल्वेंट ऐड कर दिया कि सोल्यूट की जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई, उस केस में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर। नेग्लिजिबल सोल्यूट का मतलब कंसंट्रेशन जीरो, उस केस को क्या बोल दिया जाता है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, जैसे सपोज मैंने एक ग्लास में 1 चम्मच पानी डाला हुआ है, अब उसमें वाटर को इंक्रीज करते करते मैंने सॉल्यूशन को बाल्टी भर कर दिया। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होगी यही इस सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली सिचुएशन। ठीक है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के केस में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोल दिया जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का जो डाइल्यूशन है वो कैसे हो गया, इनफाइनाइट लेवल पर हो गया, मतलब मैक्सिमम डाइल्यूशन। ठीक है, मिनिमम कंसंट्रेशन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कोलराउस लॉ। अब कोलराउस साइंटिस्ट का नाम है, थोड़ा अटपटा है। कोलराउस भाई साहब ने क्या किया, इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ में मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन है उसकी ग्राफिकल स्टडी की। जो भी थोड़ी देर पहले मैंने ग्राफ बनाया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके का ग्राफ मिला, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके का ग्राफ मिला। ये किसके लिए है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये किसके लिए है, फॉर
वीक इलेक्ट्रोलाइट। वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर इस साइड पे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इस साइड पे कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। कंसंट्रेशन डिक्रीज करना या बोल लो डाइल्यूशन इंक्रीज करना, उस पर क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले ग्रेजुअली, फिर अचानक से क्या हो गया, बहुत ही तेजी से इंक्रीजमेंट हुआ। क्यों हुआ, मैंने बताया था, अचानक से इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे 100% आयोनाइज हो जाता है, तो नंबर ऑफ आयंस अचानक से बढ़ जाते हैं। ये स्टडी की, इस स्टडी के बेसिस पे उन्होंने ये बताया मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ग्राफ की हेल्प से कैलकुलेट की जा सकती है। क्योंकि हम देख रहे हैं ग्राफ पर जब इस पॉइंट पर यहाँ पे कंसंट्रेशन की वैल्यू 0 है, उस केस में ये जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ये इंटरसेप्ट, यही क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट, मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ में एक्स्ट्रा प्लॉटिंग करने पर भी इस तरीके का कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे जाके इस पे क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं की जा सकती ग्राफिकल मेथड से। तो कोलराउस ने उसके लिए एक लॉ दिया गया जिसको बोलते हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, वो क्या लॉ था उसको देखते हैं, और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले इसका थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। देखो, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से कोलराउस ने एक रिलेशन दिया, ये लेमडा सी इज इक्वल्स टू लेमडा इनफाइनाइट, ठीक है, ऊपर भी लगा सकते हैं, लेमडा इनफाइनाइट माइनस बी रूट सी, या इस कांस्टेंट को कैपिटल ए भी लिख दिया जाता है। ये रिलेशन यहाँ पे लेमडा सी मोलर कंडक्टिविटी, लेमडा इनफाइनाइट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, बी ए कांस्टेंट है और सी कंसंट्रेशन है। बी की वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पर डिपेंड करती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट किस किस टाइप का है, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बी की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, बाद में इस रिलेशन का कोई भी थ्योरेटिकल बेस नहीं था। अब ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस पे ये इक्वेशन नहीं दी गई थी। बाद में एक साइंटिस्ट आया ऑनसेगर नाम का, जिसने इसको मैथमेटिकल बेसिस पे करेक्ट किया और एक नया रिलेशन दिया। उसको क्या बोला जाता है, डिबायकल ऑनसेगर इक्वेशन। वो इक्वेशन बताने के लिए ये सारा बताया। ठीक है, क्योंकि कभी कभी बाई चांस वो इक्वेशन पूछ ली जाए तो क्या है वो इक्वेशन, वो इक्वेशन है लेमडा सी इज इक्वल्स टू लेमडा इनफाइनाइट माइनस 82.4 अपॉन डी टी की पावर हाफ ईटा प्लस 8.2 इंटू 10 टू दी पावर 5 डी टी की पावर 3/2 लेमडा इनफाइनाइट रूट सी। ठीक है, ये जो रिलेशन है इसे क्या बोला जाता है, डिबाई-हकल ऑनसेगर इक्वेशन बोला जाता है। कभी कभी 1 मार्क्स में ये इक्वेशन पूछी जा सकती है, इसके अलावा और कुछ इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये बताया, इसको डिबाई-हकल इक्वेशन बोलते हैं। लेमडा सी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डी जो है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। ठीक है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नीटा यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डी टी हो गया, और सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको ए भी लिख देते हैं और इसको बी भी लिख देते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको क्या लिख दिया जाता है, लेमडा सी इज इक्वल्स टू लेमडा इनफाइनाइट माइनस कैपिटल ए प्लस बी लेमडा इनफाइनाइट रूट सी। ठीक है, शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। यहाँ पे ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू ये। ठीक है, ये क्या है, डिबायकल ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक, इस पर ज्यादा वो बात नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन, जो कोलराउस ने लॉ दिया और जिसकी हेल्प से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। वो लॉ क्या है, देखो इधर, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ठीक है, हम जानते हैं जब डिसोसिएशन क्या हो जाता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो जब डिसोसिएशन मैक्सिमम हो जाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज हो जाएगा, उस केस में, ठीक है, जो आयंस है उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो जाते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। हर आयन इंडिपेंडेंटली क्या करता है, माइग्रेशन करता है सॉल्यूशन में। ठीक है, उस सिचुएशन में क्या बोला जाता है,
उस सिचुएशन में कोलराउस ने बोला जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो हर आयन की, ठीक है, आयन की भी तो कोई ना कोई मोलर कंडक्टिविटी होगी, तो हर आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। ठीक है, मतलब टोटल लिमिटिंग molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution is the sum of limiting molar conductivities of constituent आयंस। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सॉल्यूशन की जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो सभी आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज के सम के इक्वल होती है। ठीक है, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन, हर इंडिविजुअल आयन टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करेगा। सभी कंट्रीब्यूशंस को अगर ऐड कर दे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यही क्या चीज है? कोलराउस लॉ। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो किसके इक्वल होगी? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन इन इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक, यहाँ पे सपोज केटायन कितने हैं? ए, तो Na और Nc। ठीक है, Na यहाँ पे नंबर ऑफ एनायंस और Nc यहाँ पे नंबर ऑफ केटायंस। ठीक है, तो किसी भी सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी केटायंस की टोटल मोलर कंडक्टिविटी, एनायंस की टोटल मोलर कंडक्टिविटी, उनके सम के क्या होती है? इक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पे लेमडा ए इनफाइनाइट क्या है? एक एनायन के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी, एन ए क्या है? नंबर ऑफ एनायंस। तो एक एनायन की मोलर कंडक्टिविटी को नंबर ऑफ एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनायंस की टोटल मोलर कंडक्टिविटी। सिमिलरली लेमडा सी इनफाइनाइट क्या है? केटायंस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक केटायन की, Nc नंबर ऑफ केटायंस, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल केटायंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यही क्या है? कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो ओवरऑल मोलर कंडक्टिविटी है वो टोटल एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी और टोटल केटायंस की मोलर कंडक्टिविटी के सम के क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3 अगर अपन लिखते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो देखो इधर एक तो एल्यूमिनियम और 3 क्लोरीन, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितने एल्यूमिनियम बनेंगे? एक एल्यूमिनियम, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 मत लिखो, प्लस, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और कितने Cl हैं? 3। इन दोनों को ऐड करने पर ये किसकी इक्वल हो जाएगी? AlCl3 की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के इक्वल। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन इसमें कंट्रीब्यूशन देगा और सभी आयंस की उन कंट्रीब्यूशन का मतलब सभी आयंस की उन मोलर कंडक्टिविटी का सम कर लेंगे तो वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक इलेक्ट्रोलाइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक, जैसे लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये किसके लिए? सपोज BaCl2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? बेरियम 2 प्लस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक बेरियम है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस Cl माइनस की मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और कितने Cl माइनस हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई ऐड कर दो तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख सकते हैं किसकी हेल्प से? कोलराउस लॉ की हेल्प से। ठीक, ये हमने कोलराउस लॉ या इसको बोल सकते हैं कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का क्या मतलब हुआ? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अट्रैक्शन क्या होगा? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, तो हर आयन इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है और
टोटल मोलर कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये बात समझ में। इसके बाद में कोलराउच लॉ की कुछ एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशंस को बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उन पे न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।